हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी 10 साइंस चैप्टर 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो स्टार्ट करूं, टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पूरे पाठ का जो सार है, पूरे पाठ का जो नोट्स है वो मात्र 10 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। अगर आप लोग ये 10 मिनट चैप्टर आराम से देखते हो या फिर आराम से समझते हो तो आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। नंबर 1 पॉइंट है, रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचकांक हमें बताते हैं कि कोई अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ है जिनकी गंध अम्लीय या क्षारक दोनों माध्यम से भिन्न होती है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई डेफिनेशन, याद कर लेना दोस्तों गंधीय सूचक की डेफिनेशन। अब आपको मैं गंधीय सूचक की डेफिनेशन क्यों पढ़ा रहा हूं, अब ये बात समझना दोस्तों। एग्जाम में आता है गंधीय सूचक किसे कहते हैं, गंधीय सूचक की परिभाषा लिखिए। 1 नंबर का छोटा सा सवाल आता है दोस्तों, तो आपको लिखना है रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचकांक हमें बताते हैं कि कोई अम्ल है या फिर क्षारक है, वो आपस में अपने द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन को बताते हैं, उन्हें आप क्या कह सकते हो, गंधीय सूचक कहते हैं। आगे बात आप लोगों के समझ में। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, चैप्टर का नाम ही है अम्ल और क्षारक और लवण। सबसे पहले कहते हैं अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं। दोस्तों मैं आपको अभी से बता रहा हूं अम्ल और क्षारक के बारे में। अधिकांश विद्यार्थी अम्ल और क्षारक के अंदर कंफ्यूज हो जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रिक से समझाऊंगा, ठीक है। समझना सबसे पहले बात है, अम्ल स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं। और जो आपके क्षारक की बात की जाए तो क्षारक स्वाद के अंदर कड़वे होते हैं, ठीक है। अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं, क्षारक कड़वे होते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए अम्ल की, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो आपका लिटमस होता है, लिटमस का पत्ता अम्ल है, वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर क्षारक की बात की जाए तो क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब आपको समझाने के लिए मैं आपको एक उपाय देता हूं। अम्ल यानी कि प्राकृतिक सूचकांक। प्राकृतिक का मतलब समझ जाते हो, वे चीजें जो हमें प्रगति से प्राप्त होती है वो अम्ल के अंदर आएगी, क्षारक के अंदर वह आएगी जो हमें नेचुरल, हम खुद बनाते हैं, मानव बनाता है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि ये प्राकृतिक सूचक हो गए, कृत्रिम सूचकांक हो गए। जैसे लिटमस, हल्दी, पत्ता गोभी, सब्जी, फूल गोभी, गाजर, मूली किसने बनाई, प्रकृति ने बनाई। तो वो कौन से लिक्विड के अंदर आ गई, वो आ गई अम्ल के अंदर, क्योंकि अम्ल स्वाद के अंदर थोड़े बहुत खट्टे होते हैं और वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक होते हैं। आगे बात समझ में। अगर मैं बात करूं क्षारक की, तो दोस्तों लिटमस को नीला कर देता है, कृत्रिम सूचकांक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो मेथिल ऑरेंज लिक्विड है, ये बिल्कुल रासायनिक है। ये क्या रासायनिक है दोस्तों, ये रासायन है, इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये क्या, ये आपके क्षारक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अभिक्रिया की। दोस्तों आपके चैप्टर के अंदर टोटली 7 अभिक्रिया है। 7 अभिक्रिया में से एग्जाम की दृष्टि से ओनली 2 अभिक्रिया बनती है, क्योंकि आप 10th वाले हो, ठीक है ना। 10th वालों को ज्यादा से ज्यादा कम टाइम के अंदर अगर एग्जाम से पहले भी देख रहे होंगे ना तो काम की चीज आएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर अभिक्रिया के अंदर देखनी है। फर्स्ट नंबर अभिक्रिया धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ कौन सी लिक्विड, कौन सा द्रव्य क्या कुछ परिवर्तन करता है। जैसे यहाँ पर अम्ल प्लस धातु, यहाँ पर अम्ल और धातु दोनों को मिलाया जाता है तो यहाँ पर लवण प्लस हाइड्रोजन मिलती है, यानी कि इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार का अपचयन होगा। यहाँ पर आप सेकंड नंबर के रूप में देख सकते हो, अगर वही क्षारक प्लस धातु, देखिए अम्ल प्लस धातु अलग है, क्षारक प्लस धातु अलग है। अम्ल के बारे में मैंने बताया ये खट्टे होते हैं, क्षारक है वो कड़वे होते हैं। तो इन दोनों के साथ में क्रिया होगी तो ये भी लवण प्लस हाइड्रोजन के रूप में बनेगा। देखिए दोस्तों आप 10वीं वाले हो, आपको इतना डीप बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तो अभी पढ़ा रहा हूं। यहाँ पर अगला है 2NaHO प्लस Zn, यानी कि जिंक के दो अणु Na2 प्लस Na2ZnO प्लस O2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन के दो अणु, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु, ठीक है। आगे बात आप लोगों की समझ में। यहाँ पर एक अगला सवाल आता है, धोने के सोडे के उपयोग लिखिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धोने का सोडा, खाने का सोडा, दो अलग अलग प्रकार के सोडे, इनका कहाँ प्रयोग होता है, व्यावसायिक इसका क्या महत्व है। तो देखिए ध्यान से समझते हुए चलना, आपको कहीं पे भी घबराने की बात नहीं है। देखिए धोने के सोडे का उपयोग की बात की जाए
तो दोस्तों ये हो सकता है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग के रूप में होता है। धोने के सोडे की रासायनिक अभिक्रिया क्या, सोडियम कार्बोनेट है। तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग होता है साबुन या फिर आप कह सकते हो कांच के उद्योग में। यहाँ पर जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी धोने के सोडे का जो प्रयोग है वो होता है। अब स्थायी कठोरता किसे कहते हैं दोस्तों, स्थायी कठोरता उसे कहते हैं वह कठोरता जो बिल्कुल हट नहीं रही है लेकिन धोने के सोडे के प्रयोग से उस कठोरता को हटाया जा सकता है, उसे कहते हैं स्थायी कठोरता। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, आप ये वीडियो है वो एन के सर का देख रहे हो तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जब कोई अम्ल कोई धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण करता है। देखिए दोस्तों अब ये बात मेरी ध्यान से समझ लेना, छोटी बात है पर बहुत बड़ी है। जब कोई अम्ल कोई धातु के साथ अभिक्रिया करता है यानी कि आपको क्या मिला लेना है, अम्ल को किसके साथ अभिक्रिया करवा देनी है, अम्ल की अभिक्रिया करवा देनी है। दोस्तों अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवा दी, यहाँ पर आप क्या कहते हैं तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर उत्सर्जन किसका करेगा, तो दोस्तों यहाँ पर उत्सर्जन है वो हाइड्रोजन का करेगा। आगे बात समझ में पॉइंट है, नोट कर लेना, रट लेना, एग्जाम में आ जाएगा। साथ ही संगत लवण का निर्माण करते, देखिए एक होता संगत, एक होता विनिर्माण। संगत किसे कहते हैं, जैसे सपोज करो कि कोई भी लाइनिंग के अंदर सेट होना उसे कहता है संगत है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अब यहाँ पर आप उदासीन का पीएच मान, दोस्तों पीएच मान याद कर लेना, पीएच स्केल का क्या महत्व है वो भी याद कर लेना। हाइड्रोजनीकरण आयनों की मात्रा ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई जिसे पीएच स्केल नाम दिया गया। आगे बात समझ में, पीएच स्केल किसे कहते हैं डेफिनेशन बता दी। अब यहाँ पर उदासीन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान बात की जाए तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से कम होता है। देखिए जो बारिश होती है ना उसका पीएच मान अगर 7 से कम होता है ना तो उसको आप कहेंगे अम्लीय वर्षा। कौन सी वर्षा बच्चों, अम्लीय वर्षा। देखो दैनिक जीवन में पीएच मान का कहां पे क्या प्रयोग आता है वहां पे देख लेना। हमारा शरीर का पीएच मान है 7 से लेकर 8 है। स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूं, स्वस्थ व्यक्ति का पीएच मान 7 से लेकर 8 होता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, हमारे शरीर का पीएच मान ले लिया, वर्षा का जल 5.6, जैसे कि वर्षा के जल का पीएच मान है ना 5.6% से कम है ना तो वो वर्षा कौन सी हो गई, अम्लीय वर्षा। याद कर लेना अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, वह वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब यहाँ पर अम्ल प्लस सारक बराबर लवण प्लस जल, अम्ल और सारक, यहाँ पर आप इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया करवाओगे तो लवण प्लस जल का निर्माण होगा, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्साइड सल्फेट, ये दोनों मिलकर दो अलग अलग तत्वों का निर्माण करेंगे तो दोस्तों उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों मैंने आपको क्या पढ़ाया, अम्ल, सारक और लवण के अंदर रासायनिक अभिक्रिया बताई। अम्ल किसे कहते हैं, सारक किसे कहते हैं, और भी बहुत कुछ बताया है जो आपका मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से यही से बनते हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया ना इसके आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 3 के अंदर।